ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हम अगेन हमारी जो बायो ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोग करेंगे आज 2015 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, रोल ऑफ जिंक इन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है और क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका बी है, रोल ऑफ पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। और सेकंड क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है डीएनए रेप्लिकेशन वाला। तो हम डीएनए पॉलीमराइजेशन वाला है वो एक बार के लिए हमने छोड़ दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन है वो कम से कम 4-5 बार कंटिन्यू पूछा गया है। तो उसको अपन लोग बाद में अच्छे से करेंगे, एक बार इनको कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो 2015 के अंदर आया हुआ है जिंक इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जिंक का क्या रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वो देखते हैं अपन लोग। तो जिंक मेटल आयन इज रिलेटिवली मोर अबंडेंट इन बायोलॉजिकल मटेरियल्स। देखिए, ये वाला मैंने नीचे लिख दिया, ये यहाँ बाद में ऐड किया है, तो आप इसको ठीक से लिख लीजिएगा। तो जो जिंक मेटल है इसका जो बायोलॉजिकल मटेरियल के अंदर जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। सेकंड पॉइंट है, इन द ह्यूमन बॉडी इट इज फाउंड इन मेटेलोप्रोटीन। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये मेटेलोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है, विच आल्सो बाइंड कॉपर, क्रोमियम, मरकरी और अदर मटेरियल्स, जो कि कॉपर, क्रोमियम, मरकरी और अदर मटेरियल्स से बाइंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज जिंक एंजाइम। कार्बोक्सी एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइज है वो सबसे पहले जिंक एंजाइम के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए थे। उनको जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है उनको जिंक एंजाइम के रूप में सबसे पहले मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, लेटर ऑन 80 अदर एंजाइम्स जिंक एंजाइम्स हैव बीन रिपोर्टेड। लगभग जो 80 ऐसे जिंक एंजाइम है उनको मतलब उनकी सब पहले खोज हुई, उसके बाद इनको मान्यता दी गई थी कार्बोक्सी एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी एज मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो अपने जिंक एंजाइम हैं जिनको मान्यता दी गई थी सबसे पहले, वो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं ये, और एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड जीन को एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड करते हैं। अब इसके नीचे स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो देखिए, स्ट्रक्चर कैसे याद करनी है मैं आपको एक बार बना के बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बीच में क्या बनाना है, अपना जिंक मेटल लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसके दो तरफ तो अपनों को जोड़ना है वेज से ऑक्सीजन, और दो तरफ अपने को जोड़ना है अपना नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहाँ तो जोड़ा ऑक्सीजन, यहाँ भी जोड़ा ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ भी नाइट्रोजन। ऐसे याद करनी है, जो नीचे बनी हुई है उस स्ट्रक्चर को मैं बना के बता रही हूँ आपको, तो आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कार्बन जोड़ेंगे और इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कार्बन जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इस वाले नाइट्रोजन से एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। ऐसे करके 5 मेंबर रिंग बनाई, और यहाँ एक नाइट्रोजन और यहाँ प्रेजेंट होगा, NH यहाँ लगाया, और क्या किया, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगाया और इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और ये ऐसे लगा देंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट इस वाली जो है ये इधर वाली, इसके साथ भी अपन लोग एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे नाइट्रोजन के साथ। तो ये बनाई, इसमें भी 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। ये 5 मेंबर रिंग बनाई, इसमें भी डबल बॉन्ड लगाए, ये इसमें डबल बॉन्ड लगा दिए और इसके साथ CH2 जोड़ दिया। और इस जिंक के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा और इस वाले के साथ भी, इसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया। फिर क्या करेंगे, इधर CH2 लगाया और इसके साथ CH2 ऐसे जोड़ेंगे। फिर अपन लोग इन दोनों कार्बन्स की आपस में बॉन्डिंग करवा देंगे। तो ये दोनों, इन दोनों का काम कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के साथ जो काम करना था, CH2 जोड़ना था और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ना था। अब इस वाले कार्बन के साथ क्या करना है वो देखिए। अब इस वाले कार्बन का देखिए, सबसे पहले इसके साथ अल्टरनेट पोजीशन में कार्बन नाइट्रोजन जोड़ेंगे। तो एक तो इसके साथ ये कार्बन जोड़ा, फिर इसके साथ नाइट्रोजन जोड़ा, फिर वापस कार्बन जोड़ा, ऐसे करा। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ग्रुप अटैच करने हैं वो ग्रुप अटैच करेंगे। तो देखिए इसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे और एक वैलेंसी इससे पूरी करेंगे, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन लगाया। इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेंगे, 3 वैलेंसी पूरी करनी है, एक है पूरी पहले से ही, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक फेनिल ग्रुप जोड़ दिया और एक इसके साथ जोड़ेंगे CO2। ऐसे करके इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। तो मैंने एक एक करके आपको बता दिया है कैसे याद करना है। और एक चेन और याद करनी है आपको, वो देखिए इस वाले कार्बन के साथ ऐसे एरो का निशान लगा के और यहाँ साइड में लिखनी है वो वाली चेन। मैं नीचे लिख के बता देती हूँ आपको क्या करना है। OC डबल बॉन्ड OCH2CH2, ये वाली चेन लिखनी है। मतलब ये वाली ऐसी की ऐसी चेन OC डबल बॉन्ड CH2CH2, ये वाली चेन यहाँ लिखनी है इसके साथ ऐसे, और यहाँ एरो का निशान लगा के इस कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग कर देनी है। तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये देखिए अपना रोल ऑफ जिंक इन बायोलॉजिकल सिस्टम तो हो गया इसका कंप्लीट। इसका ये था पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी जो है वो देखिए, इसका पार्ट बी देखिए इस क्वेश्चन का, रोल ऑफ पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो प्रेजेंट इन इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो पोटेशियम है वो इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। मेंटेन इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कंट्रोल एसिड बेस इक्विलिब्रियम, जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम है उसको कंट्रोल करता है। राइबोसोम का बायोसिंथेसिस करता है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, एक ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। यदि पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए अपने शरीर में तो क्या होगा, एक तो जो हार्ट बीट का रेगुलेशन है वो अनियमित हो जाएगा और शरीर के अंदर वीकनेस आ जाएगी। यदि इसकी एक्सेस हो जाए तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इसकी मैकेनिज्म करवाएंगे। तो मैकेनिज्म 2 टाइप से होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, निष्क्रिय है तो निष्क्रिय के अंदर एनर्जी की तो आवश्यकता होगी नहीं, सक्रिय के अंदर होगी एनर्जी की आवश्यकता। तो एक पॉइंट तो यही हो गया, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। और एक्टिव के अंदर रिक्वायर एनर्जी सोर्स, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इसका एक पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब निष्क्रिय के अंदर क्या होगा, मतलब आयनों का प्रवाह है उसी तरफ होगा जिस तरफ उसकी आयनों की कंसंट्रेशन
कम या ज़्यादा होती है उसी तरफ होता है। तो देखिए मूवमेंट ऑफ आयंस, आयनों का मूवमेंट विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ होता है आयनों का मूवमेंट, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस, आयनों का मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके विरुद्ध होता है आयनों का मूवमेंट, तो इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इसके अंदर अपना जो ले रहे हैं अपन मेटल, वो है Na+, सोडियम ले रहे हैं। तो सोडियम का जो वर्क है वो देखिए, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम, जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम है उसको रेगुलेट करता है, नियमित करता है। कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल सेल्स, जो नर्व अपना तंत्रिका तंत्र और मसल सेल्स हैं उनको फंक्शन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए शरीर में तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ हो सकती है। एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, डिस्टर्ब वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये इसका डायग्राम बनाया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, कोशिकाओं के अंदर क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और कोशिकाओं के बाहर क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये जो है अपनी ये क्या है, सेल्स हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसके अंदर जो आया हुआ है अपना 2014 के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करेक्टराइज द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, डिस्कस दियर रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन लिविंग सिस्टम। हीमोग्लोबिन को आपको करवा दिया, मायोग्लोबिन 2022 के अंदर भी आया हुआ है, तो वो हम अब इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, और एक क्वेश्चन आया हुआ है 2014 के अंदर डीएनए पॉलीमराइजेशन वाला, तो अब वो अपन लोग बाद में करेंगे। और 2015 के अंदर एक क्वेश्चन तो आपको करवा दिया, और दूसरा क्वेश्चन है वो है क्लोरोफिल का सिंथेसिस वगैरह, तो वो भी अब अपन लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चन डीएनए पॉलीमराइजेशन और जो क्लोरोफिल सिंथेसिस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हर बार मोस्टली पूछा जाता है, तो ये अपन लोग अच्छे से करेंगे बाद में। तो देखिए आज के लिए इस क्वेश्चन सीरीज को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर